पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुन शिमचोंग से पूछ रहा होता है कि तुम क्यों मरोगी। शिमचोंग उसे कहती है कि तुम क्या क्या जानते हो मेरे बारे में। जुन उसे सब सच बता देता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, कि तुम एक जलपरी हो और कैसे तुमने मेरी याददाश्त मिटाई थी। फिर वो उसे बताती है कि यहाँ सिर्फ वो उसके लिए आई थी और अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी मर जाऊंगी, इसीलिए मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकती। अब जुन को लगने लगता है कि देयंग उसके मरने की वजह नहीं है, बल्कि वो खुद ही है जिससे शिमचोंग को खतरा है, इसलिए वो उससे दूर चला जाता है। अब शिमचोंग बहुत दुखी होती है और अपने रूम में रो रही होती है। उधर जुन बैल्कनी में वही सारी बातें सोच रहा होता है। तभी नामदू वहां पर आता है और उससे पूछता है कि क्या फिर से तुम दोनों में लड़ाई हो गई। इसीलिए शिमचोंग जोर जोर से रो रही है और फिर वो उसे ब्रेकअप करने को कहता है। जुन गुस्से में कहता है कि आखिर सब लोग मुझे ब्रेकअप करने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर वो उसे बताता है कि शिमचोंग का यहाँ मेरे पास आना उसका मकसद था, लेकिन अब उसे वापस भेजना मेरा मकसद बन चुका है। अगर मैंने उसे नहीं भेजा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। आगे जुन अपने रूम में जाता है तो शिमचोंग उसे बताती है कि आज दिन में नामदो ने मेरा सच जान लिया था और मुझसे पैसे कमाने की सोच रहा था, इसलिए मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी। अब फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें जब मेरा सच पता चला तो तुम्हें डर नहीं लगा। जुन कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तुम शुरू से ही अलग लगी थी और मैं तुम्हारा सच पहले से ही जान गया था। शिमचोंग को ये सुनकर अच्छा लगता है और फिर जुन उसे लेकर म्यूजियम आता है। म्यूजियम में वो उसे राजा किम की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसने भी जलपरी से प्यार करा था और उसे वो पूरी कहानी सुनाता है, कैसे बचपन में जलपरी ने उसकी जान बचाई थी और वो दोस्त बन गए और दोनों को प्यार हो गया। लेकिन उस राजा की शादी किसी और से हो गई थी और वो शादी वाली रात ही जलपरी के पास आ गया था और तभी जलपरी ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों फिर से मिले और अब शिमचोंग पूछती है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था। जुन उसे सच नहीं बताता कि वो दोनों मर गए थे। वो उसे झूठ कहता है कि वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग गए थे और उनके बच्चे भी हो गए थे और वो दोनों एक साथ बूढ़े हुए। अब जुन उसे वो पॉट भी दिखाता है। तब शिमचोंग कहती है कि ये तो एक बहुत अच्छा ख्वाब था, लेकिन जुन उसे कहता है कि मेरे दिल का कोई भरोसा नहीं है और मुझे अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। ये सुनकर शिमचोंग उदास हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जुन कहता है तो क्या हो गया, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता। आगे जुन की माँ सेक्रेटरी की वाइफ को कॉल लगा रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी एक ब्लैक कार उसका पीछा कर रही होती है। फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर शिमचोंग जुन से कहती है कि मैं तुम्हारी या आधे दिन की याददाश्त मिटा देती हूँ, लेकिन जुन मना कर देता है। अब शिमचोंग उसके पास जबरदस्ती जाने लगती है। इससे वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। अब उन्हें ताय और नामदू देख रहे होते हैं कि कल तक तो ये दोनों लड़ रहे थे और अब पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब जुन सोने चला जाता है। शिमचोंग भी नीचे आने लगती है। वो कहता है कि तुम नीचे मत आओ वरना तुम मेरी याददाश्त मिटा दोगी और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। शिमचोंग कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तुम बस मुझे अपने पास सोने दो। अब जुन मान जाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब सो जाते हैं। जुन के पास सोकर शिमचोंग बहुत खुश होती है। आगे हमें पता चलता है कि वो ब्लैक कार जो जुन की माँ का पीछा कर रही होती है वो कांग सेओही की होती है। कांग सेओही को पता चलता है कि जुन की माँ जिंजू के घर पर मेड का काम करती है और अब वो उसके घर जाती है। जिंजू कांग सेओही को अपने घर में देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे कहती है कि आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। कांग सेओही कहती है कि हाँ, वैसे भी तुमने वो सब नशे की हालत में ही कहा था ना। अब उसके घर की मेड यानी जुन की माँ उनके लिए कॉफी लेकर आती है। कांग सेओही उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ रही हो और चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। ये सुनकर मेड कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारे घर आकर काम करूं? मेरा बेडरूम तो तुमने ले ही लिया, किचन नहीं चाहिए क्या तुम्हें? उसकी बातें सुनकर जिंजू बहुत शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। अब मेड कांग सेओही से कहती है कि तुम्हारा मकसद तो मैं नहीं जानती और इतने दिन मैं चुप थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि जुन तुम्हारे साथ है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी और मुझे किसी चीज का डर नहीं है। फिर वो जिंजू से कहती है कि आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी ना कि एक औरत ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के पति को फंसाकर शादी कर ली थी और उसकी पहली पत्नी लापता है। वो पहली पत्नी मैं ही हूँ। ये सुनकर जिंजू बहुत शॉक हो जाती है। अब जिंजू अपने रूम में जाकर ये सारी बातें अपने पति को कॉल पर बता रही होती है। उधर कांग सेओही गुस्से से उनके घर से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस जुन के घर आई होती है और वो सभी लोग देयंग के केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जुन नामदू से पूछता है कि तुमने कांगजियोंग के बारे में पता करा। नामदू बताता है कि उसे किसी फैमिली ने अडॉप्ट करा था, लेकिन उसकी फैमिली में सभी लोग मर चुके हैं और उसकी 2 शादियां हुई है और उसके दोनों पति भी मर चुके हैं।
फिर वो उसे ये भी बताता है कि कांगजोंग तुम्हारे माँ के स्कूल में भी पढ़ा करती थी और वो दोनों क्लासमेट्स रह चुकी हैं। ये सुनकर जुन को बहुत शौक लगता है। उधर जुन के डैड की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। कांगसेओ ही उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर ले जा रही होती है। तभी वो उनसे कहती है कि मैंने न्यू ड्राइवर रख लिया है और वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि देयंग होता है। आगे मेड जिंजू से कह रही होती है कि वो आज ही घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन जिंजू उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। वो कहती है कि आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, आप यहाँ कोई काम मत करो, लेकिन कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रुको। फिर वो उसे ये भी कहती है कि इन हालातों में मैं आपकी हेल्प करूंगी और आपको फिर से अपनी सही जगह पहुंचा दूंगी। फिर जिंजू ये सारी बातें चाशा को जाकर बताती है कि उनके घर की मेड चेयरमैन ह्यू की पहली पत्नी है। अब ये सुनकर चाशा का और भी दिमाग खराब हो जाता है कि जुन चेयरमैन ह्यू का बेटा है। अब नाइट में चाशा पार्टी में होती है और वो ताई को कॉल करके उसे पिक करने के लिए बुलाती है। अब ताई घर से निकल रहा होता है कि तभी नामदो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि चाशा के पास पार्टी में। अब पार्टी का नाम सुनते ही नामदो और शिमचंग भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब पार्टी में सभी लोग शिमचंग को ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वो तीनों चाशा के पास जाते हैं जहाँ वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वो ताई से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अकेले आना। अब शिमचंग चाशा से कहती है इतनी अच्छी जगह तुम अकेले आती हो, और उसे ड्रिंक करने के लिए मना करती है। तभी नामदो कहता है कि चाशा ड्रिंक करने के बाद सिर्फ फोन पर रोती ही है। अब नामदो वहाँ डांस करने के लिए चला जाता है। तभी उसे जुन का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम सब लोग कहाँ चले गए। नामदो उसे बताता है कि वो सब क्लब आए हैं और शिमचंग भी उनके साथ ही है और वो बहुत एंजॉय कर रही है। उधर चाशा और शिमचंग दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है और दोनों रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तभी वहाँ पर जुन आ जाता है और शिमचंग को जबरदस्ती पार्टी में से लेकर चला जाता है। चाशा और ताई उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अब वो दोनों जब बाहर आते हैं तो बारिश होने लगती है। शिमचंग जुन से कहती है कि एक चीज जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती वो इस बारिश में भीगना। तभी जुन एक अम्ब्रेला और उसके लिए रेन शूज लेकर आता है और फिर वो दोनों एक साथ बारिश में चले जाते हैं। अब अगले दिन शिमचंग अपनी फ्रेंड उस छोटी बच्ची यूना से मिलने गई होती है और उसे बता रही होती है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि जुन मेरे साथ है और हम दोनों एक साथ बूढ़े होंगे। तभी वहाँ उसकी वो भिखारी फ्रेंड भी आती है। अब यूना शिमचंग से कहती है कि कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना। शिमचंग कहती है कि मुझे मेरे बर्थडे की असली डेट पता नहीं है, इसलिए मैं अपना बर्थडे कल मना रही हूँ। और यूना पार्टी का पूछती है। वो कहती है कि पार्टी मेरे घर पर ही है। अब वो भिखारी औरत उसे कहती है कि वैसे तो मैं किसी के घर पर नहीं आती, लेकिन तुम्हारा बर्थडे है तो मैं जरूर आऊंगी। फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हारे लिए मैं क्या गिफ्ट लेकर आऊं। शिमचंग कहती है कि मेरे लिए मछली लेकर आ जाना। अब उधर हॉस्पिटल में ह्यून सेक्रेटरी से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने आपको जुन से बात करते हुए देखा था और आपने उसको इशारा करके बताया कि देयंग ने ही आपका एक्सीडेंट करवाया और उसके साथ कोई मिला हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे मेरी माँ का हाथ है? अब सेक्रेटरी डर की हालत में उसे देख रहा होता है। तभी ह्यून कहता है कि मैं आपको मार दूंगा और उनका ऑक्सीजन सप्लायर हटा देता है। ऐसा करते ही वहाँ अलार्म बजने लगता है और देयंग वहाँ आकर ह्यून को वहाँ से ले जाता है। आगे जुन की माँ सेक्रेटरी की वाइफ को फिर से कॉल लगाती है और अब उनका कॉल लग जाता है और उनसे कहती है मैं जुन की माँ बोल रही हूँ। और फिर वो जुन के बारे में पूछती है। सेक्रेटरी की वाइफ कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस वक्त जुन के बारे में आपसे झूठ कहा था। फिर जुन की माँ पूछती है कि जुन अभी कहाँ है, क्या वो बता सकती है? फिर वो कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में उनसे यहाँ मिलने आता रहता है। और फिर वो जुन का नंबर उसकी माँ को देने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो भागकर उनके रूम जाती है और कॉल वहीं पर कट हो जाता है। अब सेक्रेटरी को भी अपने सारे पास्ट की बातें याद आ रही होती है। उधर देयंग ह्यून को कार में बिठाकर ले जा रहा होता है। ह्यून उसे पूछता है कि कौन हो तुम? फिर उसे याद आता है ये तो देयंग है। वो कहता है कि तुम एक कातिल हो और मेरी माँ के पीछे क्यों पड़े हो, जवाब दो मुझे। तभी देयंग कहता है कि तुम्हें सिर्फ चुप रहना है और कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। आगे शिमचंग जुन की माँ को कॉल करके कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और आपको आना है। पहले तो जुन की माँ मना कर देती है। वो कहती है कि अभी मैं किसी हालातों में फंसी हुई हूँ, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि शिमचंग के पेरेंट्स नहीं है तो वो आने के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे घर पर सभी लोग शिमचंग के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। यूना भी होती है और फिर शिमचंग की वो भिखारी दोस्त भी वहाँ आ जाती है।
नामदू को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो आने के साथ ही वहाँ पर खाने लग जाती है। जुन बाहर शिमचोंग के लिए फ्लावर्स लेने गया होता है। अब शिमचोंग भी जुन की माँ को लेने चली जाती है। अब रोड के दूसरे साइड जुन शिमचोंग को किसी के साथ जाते हुए देख लेता है। फिर शिमचोंग भी उसे देख लेती है और उसे हाय करती है। जुन की माँ पूछती है कि ये कौन है। तभी शिमचोंग बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और जुन का नाम जोर जोर से लेकर उसे बुलाने लग जाती है। जुन का नाम सुनते ही उसकी माँ शॉक हो जाती है। फिर शिमचोंग कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम है और बचपन में उसकी माँ ने उसे कहा था कि जब भी वो उसे बाहर ले जाती थी तो वो सुकून से 4 कदम नहीं चल पाती थी क्योंकि हर कोई उसे प्यार करने लग जाता था। फिर जुन की माँ शिमचोंग से कहती है कि मेरे बेटे का नाम भी जुन ही है और बहुत साल पहले हम दोनों अलग हो गए थे। शिमचोंग को पता चलता है कि यही जुन की माँ है और वो कहती है कि जो लोग जुदा हो जाते हैं वो एक दिन जरूर मिलते हैं। फिर शिमचोंग अपने मन में कह रही होती है कि जुन मुबारक हो, तुम अपनी माँ से मिल गए। जुन उसकी ये बातें सुन लेता है। अब जुन और उसकी माँ मिल गए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। जुन की माँ गले लगाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चली गई। अब फिर वो दोनों अकेले एक कैफे में मिलते हैं। जुन अपनी माँ से पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है। वो कुछ जवाब नहीं देती और जुन से पूछती है कि तुम कैसे हो। जुन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो फिर से जुन से कहती है कि मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम्हारा अमीर बाप मेरे से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखेगा और मुझे ऐसा लगा था कि तुम अब्रॉड पढ़ने के लिए चले गए। फिर जुन कहता है कि मैं बाहर पढ़ने तो नहीं गया था, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। अब उसकी माँ पूछती है कि आखिर तुम घर छोड़कर क्यों चले गए थे। तब जुन कहता है क्योंकि वहाँ मेरी माँ नहीं थी और मुझे लगा मैं आपको ढूंढ ही लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये सब सुनकर जुन की माँ रोने लग जाती है। जुन कहता है कि आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, मेरे लिए यही काफी है कि आप मेरे सामने सही सलामत हो। अब जुन अपनी माँ को गले लगा लेता है। वो कहती है कि तुम 10 साल के ही थे और तुम्हें न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। जुन भी कहता है कि अब आप फिक्र ना करें, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा और हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता, हम हमेशा साथ रहेंगे। आगे शिमचोंग घर जाकर सभी को बता देती है कि जो मेड चाशा के घर पर काम किया करती थी वही जुन की माँ है। अब नामदो कहता है हमने जुन की माँ को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो हमारे इतनी करीब थी और हमें पता भी नहीं चला। फिर वो शिमचोंग से ये भी कहता है कि तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। अब नामदो जब खाना खाने जा रहा होता है तभी वो फिर से टकरा जाता है और उसे याद आने लगता है कि वो ऐसे पहले भी टकरा चुका है। और फिर जब वो शिमचोंग को देखता है तो सोचता है कि कुछ तो है जो मुझे याद नहीं आ रहा। अब जुन अपनी माँ को लेकर घर आता है। फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पहले चाशा के साथ आई थी। वो जुन से पूछती है क्या चाशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जुन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ मेरी कॉलेज फ्रेंड है, साथ में पढ़ा करती थी। अब उसकी माँ पूछती है तो क्या शिमचोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर जुन शर्म के मारे मुस्कुराने लग जाता है और उसकी माँ समझ जाती है। अब वो कहती है क्या शिमचोंग यहीं रहती है। जुन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो यहाँ किसी को नहीं जानती है इसीलिए। अब जुन की माँ कहती है शिमचोंग ने कई बार मेरी हेल्प करी। फिर वो जुन का घर देखकर कहती है कि काफी अच्छा घर है, तुम कौन सी जॉब करते हो। जुन उनकी ये बात टाल देता है और उन्हें अंदर ले जाता है। आगे सभी लोग शिमचोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कैंडल ब्लो करते टाइम शिमचोंग विश मांगती है कि वो जिंदगी भर जुन के साथ खुशी खुशी रहना चाहती है। अब नामदो कहता है विश दिल में मांगते हैं, ऐसे सबको बताने से पूरी नहीं होती। तभी जुन कहता है ऐसा नहीं है। फिर शिमचोंग कहती है अब अम्मी भी कैंडल ब्लो करेगी क्योंकि उनके लिए भी ये खुशी का दिन है। इसी तरह यूना भी बाद में कैंडल ब्लो करती है। अब नामदो चाशा को कॉल करके बताता है कि जुन की माँ मिल चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे यहाँ जो मेड थी वही है। ये सुनकर चाशा को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब ताई यूना को घर छोड़ने जाता है और वो भिखारी फ्रेंड भी चली जाती है। उसके जाने के बाद नामदो शिमचोंग से कहता है कि ना जाने तुमने कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं। शिमचोंग कहती है कि मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं और जुन की माँ भी मेरी दोस्त ही है। आगे शिमचोंग, नामदो और उसकी माँ चारों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी नामदो जुन की माँ से एक सवाल पूछता है कि क्या आप कांगजोंग को जानती हैं। वो कहती है कि हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ और जुन तुम भी उसे जानते हो, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, उसने अपना नाम बदल दिया था। अब वो पूछती है कि आखिर तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो। तब नामदो कहता है कि वो दरअसल इनका देयंग के साथ कुछ कनेक्शन है। उधर चाशा जुन के घर के बाहर खड़ी होती है लेकिन उसे अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। फिर वहाँ ताय आ जाता है और चाशा उसे जबरदस्ती ड्रिंक पर लेकर जाती है। अब वहाँ जाकर
वो ताय से कहती है कि मैं पहले से जानती थी कि वो जुन की माँ है। ताय कहता है कि फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, मैं हमेशा उनके साथ लड़ा करती थी और फिर जब मुझे सच पता चला तो मैंने सोचा पहले मैं उनके साथ अपना रिलेशन सही कर लूं और फिर बाद में सबको बता दूंगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जुन को अगर ये पता चलेगा तो वो मेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखेगा। फिर वो ताय से कहती है अब तो तुम भी मेरे से नफरत करने लग गए होगे और जोर जोर से रोने लगती है। ताय उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। आगे जुन पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसकी माँ ने बताया है कि कांग जियोंग उसकी सौतेली माँ है और इसमें जायदाद का मामला है, इसीलिए देयंग उसे मारना चाहता है। अब पुलिस वालों को भी शौक लगता है कि जुन इतने अमीर बाप का बेटा है। फिर जुन जल्द से जल्द कांग जियोंग अपनी सौतेली माँ को पकड़ने के लिए कहता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम बिना कोई सबूत के उन्हें नहीं पकड़ सकते। जुन कहता है ठीक है, मैं ही सबूत ढूंढ निकालूंगा। उधर हॉस्पिटल में सेक्रेटरी की जान बच जाती है, लेकिन वो कोमा में चले जाते हैं। उन्हें बेहोशी की हालत में अपना पास्ट याद आ रहा होता है, जहाँ वो कोई डॉक्यूमेंट्स चुरा कर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने दो आदमी आ जाते हैं और उनकी शक्ल बिल्कुल ह्यून और नामदू जैसी होती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। आगे ह्यून को पता चल जाता है कि देयंग उसका पिता है। वो अपनी माँ से जाके कहता है कि मैं एक क्रिमिनल का बेटा नहीं हो सकता। अब कांग सेओई उसे अपने पास्ट की बात बताती है कि उसकी एक जुड़वा बहन थी। उन दोनों को बाद में ऑर्फनेज में डाल दिया था। उसकी जुड़वा बहन को कोई अमीर घर के लोग ले गए थे और उसे एक गरीब घर मिला, जहाँ उसका पिता ड्रिंक करके आता था और उन्हें मारता था और एक दिन फैमिली में सभी लोग मर गए। फिर वो यून से कहती है कि यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी ये सब झेलो जो मैंने झेला है, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। अब तुम ही मेरा सहारा हो और मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाना चाहती हूँ। अब चाशा नशे की हालत में होती है, इसीलिए ताय उसे घर छोड़ने जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने सोच लिया है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। ये सुनकर चाशा को भी खुशी होती है। फिर ताय कहता है कि तुम्हें भी जुन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। उधर जुन की माँ जिंजू को कॉल करके बताती है कि उसे अपना बेटा मिल गया है। आगे शिमचोंग नामदू से कांग जियोंग और देयंग के कनेक्शन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि देयंग की जिंदगी में एक औरत है और वो कांग जियोंग ही है और उसके सारे रिश्तेदार मर चुके हैं और जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट करा था वो भी सभी लोग मर चुके हैं और यहाँ तक कि उसके दोनों पति भी मर चुके हैं और कांग जियोंग का एक बेटा भी है और शायद वो ह्यून ही है। अब शिमचोंग कहती है तुम्हें और भी कुछ इनके बारे में पता चले तो मुझे बताना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब नामदो फिर से स्विमिंग पूल देखता है और उसे फिर अपना पास्ट याद आने लगता है और उसे शिमचोंग का चेहरा दिखाई देता है। अब शिमचोंग जुन की माँ को अपने रूम में साथ सोने के लिए ले जाती है। वहाँ पर जुन ने शिमचोंग के लिए बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ था, जिसमें उसके लिए शूज और वही पिंक ऑक्टोपस होता है। वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। शिमचोंग माँ से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर जुन से अलग होना पड़े तो आप हमेशा उसके साथ रहना, और ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि क्या होगा तुम्हें। इस पर शिमचोंग कोई जवाब नहीं देती। अब शिमचोंग और जुन दोनों मैसेज पर बात कर रहे होते हैं। वो जुन से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे ठीक से तुम्हें देखने का मौका भी नहीं मिला। अब जुन कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। शिमचोंग उसे देख लेती है। फिर जुन कहता है कि अब तो देख लिया ना, अब जाकर सो जाओ। फिर शिमचोंग अपने मन में कहती है कि मैंने तो टीवी पर देखा था कि बर्थडे पर किस देते हैं। तभी जुन उसे नीचे आने के लिए कहता है। फिर वो दोनों मिलते हैं और शिमचोंग उसे कहती है कि चलो अब किस दो मुझे। जुन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, रात को इतना सोचा मत करो, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। फिर शिमचोंग कहती है कि तुम भी आजकल कितना बोलने लग गए हो, लेकिन मैंने तो कभी शिकायत नहीं करी। अब जुन उसे हक करता है और किस भी करता है और उन दोनों के बीच में हमें एक क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। आगे जुन की माँ जिंजू से मिलने आई होती है और वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी चाशा वहाँ आती है और जुन की माँ को देखकर फिर से अपने रूम में चली जाती है। जुन की माँ ये देख लेती है और फिर चाशा के रूम में जाती है। वो उसे पूछती है क्या आप ये बात जानती थी कि जुन मेरा बेटा है। चाशा कहती है कि मैं आपको ये बात बताने वाली थी। फिर वो कहती है कि क्या आप ये बात जुन को बता देंगी। फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं बताऊंगी, मैं जानती हूँ तुम जुन की एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो और तुमने उसका बहुत ध्यान रखा है। उधर जुन अपने डैड के ऑफिस जाता है और वहाँ यून से पूछता है कि डैड कहाँ है। यून कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर गए हैं। फिर जुन कहता है कि वो तो कभी भी एक हफ्ते से ज्यादा बाहर नहीं रहते, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाए।
और फिर वो वहां से चला जाता है। अब फिर जुन पुलिस वालों से पता लगाता है कि उसके डैड पिछले 3-4 महीनों से कहीं बाहर नहीं गए और वो यहाँ इसी शहर में है। अब जुन नामदो को कॉल करके कहता है कि मेरे पिता के घर में चोरी करनी है। नामदो कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। वो कांग सेहुई कितनी खतरनाक है, कहीं उसने हमें पकड़ लिया तो। अब जुन कॉल कट कर देता है। जुन का अपने पिता के घर में जाने का मकसद यही था कि वो सबूत इकट्ठे कर पाए और अपने डैड के बारे में पता लगा सके। अब उन दोनों की सारी बातें शिमचोंग सुन लेती है। वो नामदो से कहती है कि मैं तुम्हारी चोरी करने में हेल्प करूंगी। तब नामदो कहता है कि तुम ह्यून को भी जानती हो, लेकिन अगर ये बात जुन को पता चल गई तो वो गुस्सा करेगा। आगे जुन की माँ जुन से कहती है कि क्या आप सिर्फ 2 घंटे के लिए कांग सेहुई को कहीं बिजी रख सकती हैं। जिंजू कहती है कि वो बहुत चालाक औरत है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो अपनी सारी फ्रेंड्स को गैदरिंग के लिए बुलाती है और कहती है कि मुझे सबको एक राज की बात बतानी है, लेकिन वो कांग सेहुई को इनवाइट नहीं करती। अब कांग सेहुई को ये बात पता चलती है और वो भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ह्यून ने बहुत ड्रिंक करी होती है और वो अपने डैड से जाकर कहता है कि क्या मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं हो सकता। जुन तो आपसे मिलने भी नहीं आता और वो आजकल लोगों के साथ फ्रॉड करने लगा है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि तुम नशे में हो, जाकर सो जाओ। अब जुन, नामदो और ताए तीनों ह्यून के घर सबूत इकट्ठा करने जा रहे होते हैं। तभी शिमचोंग वहां आ जाती है और उसकी ड्रेस देखकर जुन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और ये इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहन रखी है, जाकर चेंज करो। आगे वो सभी लोग ह्यून के घर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले भी उनके साथ मिले होते हैं। वो सभी पेस्ट कंट्रोल वाले बनकर जाते हैं और घर पर उनकी मेड होती है, वो उसे भी यही कहते हैं। उधर शिमचोंग नामदो के कहने पर ह्यून से मिलने जाती है ताकि वो उसे बिजी रख सके। वो उसे पूछती है कि क्या तुम देयंग को जानते हो। ह्यून ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं किसी देयंग को नहीं जानता। अब उसी रेस्टोरेंट में देयंग भी होता है जो कि खाना खा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि ताय अपनी टेक्निक से ह्यून के घर के सारे कैमरास बंद कर देता है और नामदो उस मेड को अपने साथ बिजी रखता है। तभी जुन सबूत के तौर पर वहाँ की तस्वीरें खींचता है और उसे वहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी मिलती है। वो उसे भी ले लेता है और वहाँ टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डर कैमरा भी लगा देता है। और फिर जुन ऊपर वाले रूम में जाता है तो वहाँ उसके डैड होते हैं। वो अपनी कमजोर आंखों की रोशनी की वजह से जुन की शक्ल नहीं देख पाते और कहते हैं कि कौन, ह्यून तुम हो क्या। तभी जुन कहता है कि मैं हूँ आपका बेटा, अपने बेटे को आपने नहीं पहचाना। फिर वो अपने डैड से चिल्लाकर कहने लगता है कि आपने मेरे और मेरे माँ के साथ बहुत बुरा करा है। अब चिल्लाने की आवाज वो मेड सुन लेती है, उसे शक हो जाता है और वो ऊपर आने लगती है। फिर जुन डैड को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बोलता है कि आपकी जान को यहाँ पर खतरा है। डैड कहते हैं लेकिन ये घर मेरा है और मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं हो सकता। फिर वो उन्हें ये भी बताता है कि सेक्रेटरी का एक्सीडेंट भी मेरी सौतेली माँ की वजह से हुआ और पहले उनके 2 पति थे जो कि मर चुके हैं। अब ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे जुन। जुन कहता है कि भले ही आपको मेरे पर विश्वास ना हो, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा और उनको जबरदस्ती ले जाने लगता है। तभी जुन के डैड कहते हैं कि ह्यून ने मुझे सच कहा था कि तुम एक चोर हो और तुम यहाँ भी इसी मकसद से आए हो, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है। आगे वो मेड ह्यून को कॉल करके सब बता देती है। अब ह्यून समझ जाता है जुन ही उसके घर आया है। वो शिमचोंग से कहता है तो क्या इसी वजह से तुमने मुझे मिलने बुलाया था, और शिमचोंग को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब उसके जाते ही वहां पर देयंग आ जाता है। शिमचोंग भी उसे देख लेती है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। वो सोचती है कि वो उसे मारने के लिए आया है, लेकिन तभी देयंग ऊपर पाइप होता है जिसे वो हथौड़े से तोड़ देता है और उधर पानी गिरने लगता है। अब पानी देखकर शिमचोंग वहां से भागने लगती है। वो भागते भागते टेरेस पर पहुंच जाती है और देयंग जैसे ही दरवाजा खोलता है, शिमचोंग वहीं खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगी और फिर देयंग सब कुछ भूलने लगता है। तभी शिमचोंग को भी अपना पास्ट याद आने लगता है। उसे भी सब याद आ जाता है कि कैसे राजा ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और फिर उसने भी अपने प्यार के खातिर अपने आप को मार दिया था। अब वो कहती है यानी जुन ने मुझसे झूठ कहा था कि हम दोनों साथ में बूढ़े हुए, और फिर वो वहीं पर रोने लग जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देयंग अपनी सारी याददाश्त भूल चुका है। अब जुन अपने डैड से आखिरी बार कह रहा होता है कि मेरे साथ चलिए, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। फिर वो रोते हुए उनके रूम से बाहर आ जाता है और वो तीनों घर से चले जाते हैं। फिर जुन के जाने के बाद उसके डैड भी रो रहे होते हैं। अब कांग सेहुई बिना इनविटेशन ही उसी जगह पहुंच जाती है जहां जिंजू ने गैदरिंग रखी थी। सबके सामने कहती है कि अरे मैंने तो आपको इनवाइट नहीं करा था, फिर भी आप आ गई।
और अब आप आ ही गई हैं तो आपको यहाँ मेरी बातें बुरी लगेगी। कांग सेवी कहती है कि मुझे क्यों बुरी लगेगी। तभी जिंजू कहती है कि मुझे आपको एक शख्स से मिलवाना है। तभी जुन की मॉम अंदर आ जाती है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम का मेकओवर बहुत चेंज होता है। फिर जिंजू वहाँ सभी को बताती है कि ये चेयरमैन ह्यू की एक्स वाइफ है। जब इनका डिवोर्स हुआ था तो इनको अपने बेटे से जुदा होना पड़ा, लेकिन अब वो दोनों मिल चुके हैं। अब जुन की माँ कांग सेवी से कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपने बेटे को ढूंढ निकालूंगी और बहुत जल्द उसे सही जगह भी पहुंचा दूंगी। फिर कांग सेवी कहती है कि उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। मेरे पति ने अपनी सारी जायदाद और पैसे मेरे और मेरे बेटे के नाम कर दिए हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग को बहुत बड़ा झटका लगता है। आगे जब शिमचोंग घर आती है तो वो सोचती है कि इस घर में मेरी जुन के साथ बहुत सारी यादें हैं और यही मेरा पहला घर है। जुन ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया, हंसना सिखाया और वही मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि जुन को खतरा होगा। उधर कांग सेवी घर जाते टाइम देयंग को कॉल करती है। वो उसे पूछती है कि कहाँ हो तुम, लेकिन देयंग अपनी सारी याददाश्त भूल चुका था। वो कहता है कि कौन हो तुम, और उसे अपने आप के बारे में भी नहीं पता होता। तब कांग सेवी कहती है कि अपनी दवाइयाँ टाइम पर लिया करो तुम। उधर ह्यून घर जाकर डैड से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आया था, लेकिन उसके डैड झूठ बोल देते हैं कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था और मैं तो सो रहा था। अब ह्यून सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन वो भी 2 घंटे से बंद पड़े होते हैं। आगे जुन और उसके दोस्त पुलिस वाले के साथ होते हैं और जुन को पता चलता है कि उसके डैड ने सारी प्रॉपर्टी उसकी सौतेली माँ और ह्यून के नाम पर कर दी है। जुन को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मेरे डैड तो ठीक से देख भी नहीं पाते, और फिर वो नीडल और दवाइयाँ दिखाता है जो उसे सबूत के तौर पर वहाँ से मिले थे। अब जुन अपने फोन में वहाँ लगे फ्लावर्स के भी फोटोज लिए थे और वो उन्हें भी दिखाता है। तभी नामदो कहता है कि ये बहुत जानलेवा फ्लावर है, इसे स्टेप मॉम फ्लावर भी कहते हैं, जो पहले काम में लिए जाते थे अपने सौतेले बेटे को मारने के लिए। फिर जून पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द से जल्द वारंट लेकर उसकी सौतेली माँ को अरेस्ट करवाए, और अब पुलिस वाले भी उसकी बात मान जाते हैं। आगे कांग सेओई देयंग से मिलने जाती है। वो जोर से अपना नाम लेकर कहती है, मैं कांग जियोंग हूँ। तभी देयंग को उसके बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि कांग जियोंग उसके बचपन की दोस्त हुआ करती थी। आगे जुन अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि शिमचोंग ने बहुत तेज वॉल्यूम में गाने चला रखे हैं और बेड पर सो रही थी। जुन उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। शिमचोंग कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ सोचना है और तुम हर बार मेरी बात सुन लेते हो। तभी जुन कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, और फिर उसे हक कर लेता है। अब जाते टाइम जुन पूछता है कि मैं रूम से बाहर जाऊँ या फिर घर से, जिसके बाद वो हॉल में चला जाता है। अब वहाँ नामदो सो रहा होता है। जुन उसे कहता है कि शिमचोंग ने मुझे रूम से निकाल दिया क्योंकि उसे कुछ सोचना था। तब नामदो कहता है कि जब लड़कियां सोचने के लिए टाइम मांगती है तो वो यही सोचती है कि उसे अब तुम्हारे साथ रहना है या नहीं, या फिर उसे पता चल जाता है कि तुमने उसे कोई झूठ बोला है। उधर कांग सेओई देयंग को पास्ट की बातें बताकर उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि जिन भी लोगों ने हमारे साथ बुरा करा है हम उन सबसे बदला लेंगे। लेकिन देयंग को कुछ भी याद नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन हेडफोन्स लगाकर शिमचोंग को उठाने आता है और कहता है कि अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और तुम नाश्ता कर लो। फिर ताय जुन से कहता है कि ये हेडफोन्स तो मेरे हैं। जुन कहता है कि लेकिन अभी मुझे कुछ दिनों के लिए चाहिए, और फिर वो हेडफोन्स लगाकर जोर जोर से बातें करने लग जाता है। उसे देखकर नामदो और ताय यही सोचने लग जाते हैं कि आखिर जुन को क्या हो गया। फिर वहाँ शिमचोंग आती है जो काफी उदास लग रही होती है। अब आगे पुलिस ऑफिसर से वारंट मांग रहा होता है, लेकिन ऑफिसर मना कर देता है और कहते हैं कि तुम ऐसे किसी की प्राइवेट जगह पर कैसे चले गए। तब वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर जुन गया था और उसका हक है वहाँ जाने का क्योंकि वो उनका असली बेटा है। फिर वो उन्हें सारे सबूत भी दिखाता है जो जुन लेकर आया था। उधर कांग सेओई घर पर दवाइयाँ गिन रही होती है जो जुन के डैड को दिया करती थी। उसे दवाइयाँ कम लगती है। तभी वो मेड को बुलाकर पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई आया था। वो बताती है कि कुछ दिन पहले पेस्ट कंट्रोल वाले यहाँ आए थे। अब उनकी ये सारी बातें जुन और पुलिस सुन रही होती है क्योंकि जुन ने उस दिन घर पर छुपाकर माइक्रोफोन लगा दिया था। अब कांग सेओई जुन के डैड को दवा देने जाती है, लेकिन तभी उसके डैड को जुन की कही हुई बातें याद आने लगती है कि कांग सेओई पहले 2 शादियां कर चुकी हैं और उनके दोनों पति की आंखों की रोशनी खत्म हो जाने की वजह से मर गई। फिर वो कांग सेओई से कहते हैं कि दवाई यहाँ पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। अब कांग सेओई के वहां से जाते ही वो दवाई को टिश्यू में लेकर
फेंक देते हैं। लेकिन कांगसेओ रूम से बाहर नहीं जाती है और वो वहीं छुपकर ये सब देख रही होती है और उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।